मल्टीप्लाई तीन तरीके से होगा। अब देखिए इसके पहले जो टर्म्स चल रहे थे वो छोटे छोटे टर्म्स थे जिसको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसको मैंने थोड़ा सा फास्ट करके समझा दिया। लेकिन अब जो आ रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं कि वो कैसे कैसे होता है। तो वेक्टर में जो मल्टीप्लाई होगा वो तीन तरीके से होगा। तो फर्स्ट आपका जो तरीका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। आपका वेक्टर का मल्टीप्लाई एक रियल नंबर से हो सकता है, वेक्टर का मल्टीप्लाई आपका स्केलर से हो सकता है, और थर्ड में वेक्टर का मल्टीप्लाई आपका वेक्टर से हो सकता है। तो ये तीन चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई एक रियल नंबर से होता है तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, डायरेक्शन कैसा होगा, यूनिट कैसा होगा। तो अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई हमारे पास n रियल नंबर है और रियल नंबर को हम किसी वेक्टर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो n वेक्टर a आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ये तो समझ में नहीं आया होगा थोड़ा बहुत n वेक्टर क्या है, थोड़ा सा देखिए मैं आपको समझा दूं। अगर एक नंबर लेकर, तो मान लीजिए कोई रियल नंबर हमारे पास 3 है और 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 वेक्टर a। ठीक है, और ये जो वेक्टर होगा तो यहां पर अगर सभी मीटर में है तो आपका रिजल्ट भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, यानी कि कोई यूनिट यहां पर चेंज नहीं होता है। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन आपका सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। ये देखिए पॉजिटिव में यहाँ पर, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। यही अगर आपके सामने होता है एक वेक्टर a और उसको मल्टीप्लाई करते ऐसे रियल नंबर से, तो आपका आने वाला था -2 वेक्टर a। समझ गए कि नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए कोई वेक्टर a है, ठीक है, ये वेक्टर a है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 वेक्टर है, यानी कि इसका 3 गुना लगभग। नेक्स्ट रिजल्ट जो होगा 3 वेक्टर a कुछ इससे 3 गुना साइज का बन जाएगा। और वैसे ही आपके सामने मान लीजिए कोई वेक्टर a है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं -2 से, तो आपका देखिए ये माइनस में है, यहाँ पर ये प्लस में था, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपका हो जाएगा। तो इसका 2 गुना होगा -2 वेक्टर है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी वेक्टर का मल्टीप्लाई एक रियल नंबर से करते हैं तो आपको डायरेक्शन सेम भी मिल सकता है, अपोजिट भी मिल सकता है, बट यूनिट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब सेकंड अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, अगर वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो अगर कभी भी आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर यूनिट बदल जाएगा, यूनिट डिफरेंट होगा। जैसे कि यहां पर यूनिट सेम था ना, इधर मीटर में था तो उधर भी मीटर में आया, लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका यूनिट चेंज हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। और डायरेक्शन जो होगा यहाँ पर सेम होगा, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन यूनिट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं, तो सपोज हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर से, टाइम से, तो फोर्स इनटू टाइम अगर करते हैं तो हमारे सामने आता है इंपल्स, एंड इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं। और इसका यूनिट क्या होगा, तो फोर्स आपका होता है न्यूटन और टाइम होता है सेकेंड, तो इंपल्स की यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकेंड। और इधर जो सबसे पहले वेक्टर की क्वांटिटी थी, यूनिट थी, वो अलग थी, यहाँ पर इनका यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहा। तो जब भी आपका कोई वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर आपका डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, बट यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, तो यहाँ पर, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो उसके लिए दो मेथड्स हैं आपके सामने। फर्स्ट है आपका डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इसमें हमें देखना है। डॉट प्रोडक्ट में आपका क्या होता है कि यहां पर अगर हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो थर्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, एक स्केलर होगा। क्या होगा, यहाँ पर अगर दो वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो भी क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। तो जिसमें स्केलर आपका मिले दो वेक्टर को मल्टीप्लाई होने के बाद, उसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और यहां पर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, क्या करते हैं, दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता दूं तो मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी ऐसे डायरेक्शन में है और यहाँ पर कोई आपका चार्ज पार्टिकल्स है और चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कहाँ है, वो इस डायरेक्शन में है। तो जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा वो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो वेक्टर की वजह से जो रिजल्ट आ रहा है थर्ड वाला, वो भी क्या हो रहा है, वेक्टर ही हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट भी मिलता है वो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। तो आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है स्केलर मिल रहा है, इसीलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वेक्टर। तो उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए कि इसका मल्टीप्लाई आखिर होता कैसे है। तो अगर हमारे सामने दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे सामने फॉर्मूला होता है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला सीधे अप्लाई हो जाता है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू सिंपल दी हुई है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं। और नहीं तो अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर आपका दिया हुआ है वेक्टर, ऑर्थोगोनल फॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे सामने ये तीन एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है, वाई और ये एक्स और इधर है जेड। समझ गए कि नहीं। और यहाँ पर आपका दो वेक्टर है, चलिए मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस, तीनों हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप, इधर होगा आपका जे कैप और इसमें होगा के कैप। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, ये दूरी, ये वाली जो दूरी होगी इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ये वाले डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, ए वाई जे कैप और प्लस इस वाले डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, तो ए जेड के कैप। ठीक है,
उसी तरह से आपके बी वेक्टर भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो ऑर्थोगोनल फॉर्म में आपका इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा वेक्टर, और नहीं तो सिंपली वेक्टर की वैल्यू दी हुई रहेगी जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके cos थीटा कर देंगे, और एंगल की भी कोई ना कोई वैल्यू दी हुई रहेगी, तो उससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है तो इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर आपका दिया हुआ रहता है तो उसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये सिंपल आपका फॉर्मूला लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब हम आपको बताते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है, तो इसको प्रूफ करके हम आपको दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला जो आया है ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट तो कैसे आया है उसको थोड़ा सा हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। तो थोड़ा इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड एंड बी जेड कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां पर अगर देखें हम लोग तो इसका हेल्प लेंगे, इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर है कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हम अलग अलग रखते जाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज होते जाती है। तो अपने क्लास 10 में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें थीटा देखा होगा कि कॉस 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, कॉस 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ देखा था हमने। तो मान लीजिए अगर कॉस थीटा थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं तो आपको पता है कि वहां पर वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। क्या होता है? 1 होता है। और यहां पर अगर कॉस 90 की वैल्यू रखते हैं तो यहां पर होता है 0। यानी कि अगर 90 डिग्री थीटा दिया हुआ है तो आपका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री दिया हुआ है तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि सपोज करते हैं ये सन है। क्या है? ये सन है और सन के चारों तरफ क्या मूव करते रहते हैं, प्लेनेट। तो सपोज करते हैं ये कोई प्लेनेट है और यहाँ पर एक बड़ा सा आपका सन है, सन का सेंटर है। अब ग्रेविटी किस तरीके से वर्क करती है, ग्रेविटी इधर से अपना वर्क करेगी, ठीक है, ये ग्रेविटी हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, वो ऐसे होता है। यानी ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपका कितना डिग्री बनेगा, थीटा बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, आप जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वेक्टर एफ इंटू वेक्टर एस कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, यानी पूरा टर्म इधर क्या हो जाएगा 0। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखा कि आपके सामने दो वेक्टर है, वेक्टर एस वेक्टर एफ, और यहाँ पर दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर 0 आता है। तो जैसे यहाँ पर अगर थीटा 90 रहेगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 0 है तो पूरा उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, सिंपली हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग अगर प्रूफ करते हैं तो कैसे करेंगे, तो मदद लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू वेक्टर बी की वैल्यू क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस पूरे टर्म को इस पूरे के साथ, एक एक टर्म को क्या करेंगे, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स बी एक्स आई आई कैप। ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं बी वाई के साथ प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप। ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको ऐसे ही करते हैं प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई प्लस ए वाई बी वाई जे कैप जे कैप, ए वाई बी जेड जे कैप के कैप। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप के कैप। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो आई कैप आई कैप, अब ये आई कैप का मतलब क्या है, आई कौन से यूनिट वेक्टर था, एक्स एक्सिस पर। तो अब आपका ए वेक्टर भी इसी पर भी है और बी वेक्टर भी यहीं पर है, दोनों आई कैप है, तो दोनों के बीच में थीटा क्या है, बिल्कुल जीरो है। अब जीरो रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। यहां पर है आई और जे, तो आई और जे, तो आपका आई कैप ऐसे और जे कैप ऐसे, आई कैप एक्स एक्सिस पर और जे कैप वाई एक्सिस पर, तो इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और हमने देखा है 90 डिग्री जीरो होगा तो पूरे टर्म को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा। तो ये खत्म हो गया। यहां से आई कैप के कैप, इनके बीच में भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, ये पूरा टर्म खत्म। जे कैप आई कैप 90 डिग्री, पूरा टर्म खत्म। यहाँ पर देखिए जे कैप यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा तो टर्म सेम रह जाएगा ए वाई बी वाई। नेक्स्ट अगर देखे तो यहाँ पर भी ये टर्म खत्म होगा, 90 डिग्री बन रहा है। ये देखिए सेम है, बनेगा ए जेड बी जेड। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए ये 90 डिग्री बनेगा, खत्म, 90 डिग्री बनेगा, खत्म। तो यहाँ पर देखा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। और इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल फॉर्म में अगर दिया हुआ है वेक्टर तो उसका डॉट प्रोडक्ट ये होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। और बाकी अगर सिंपली वेक्टर ए वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है और कोई एंगल दिया हुआ है तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा हम लोग सिंपली कर लेंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ आपका डॉट प्रोडक्ट।